हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुजीत वर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री के बीच में जो रिलेशनशिप है इसके बारे में हम लोग डील करने वाले हैं। वैसे तो आप इलेक्ट्रिसिटी का जो ज़्यादा डिटेल है वो आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के अंदर में, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन through a या in a redox reaction। मतलब इस चैप्टर के अंदर जो स्टडी करनी है हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू केमिकल रिएक्शन कराने वाले हैं और हमें ये भी देखने को मिलेगा कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी, करंट बनाया जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें इसके अंदर। बट अभी हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, आज तो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा और आई होप कि आपको 11th का थोड़ा रेडॉक्स रिएक्शन का आइडिया होगा। नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको यहाँ हर एक छोटी बात बताने वाला हूँ आज। और इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ किस तरीके से दोनों का कनेक्शन है। जैसे कि लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि जब कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी काम का अपने आप हो जाना, खुद हो जाना, इसमें आपको कुछ ना करना पड़े। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपने एक केमिकल रिएक्शन देखा जो कि अपने आप हो रहा है, जिसको कि हम स्पॉन्टेनियस बुलाते हैं। अपने आप होने को क्या बुलाते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन में कैसा रिएक्शन होता हुआ देखा आपने? रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ। और इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो कि स्पॉन्टेनियस है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की, या यूँ कहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की हमने। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियस है, खुद पे खुद होगा। कैसे होगा मैं सब बताऊंगा आपको। वो भी उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ, और इसके थ्रू हम केमिकल एनर्जी जनरेट करेंगे। जैसा कि आप अपने घर में इन्वर्टर लगा हुआ देखते हैं, तो जब आपका लाइट चली जाती है, तो उस समय वो इन्वर्टर खुद पे खुद अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जो बैटरी होती है उसकी, वो बैटरी अपने आप, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वहाँ से केमिकल एनर्जी जनरेट होती है। और उस केमिकल एनर्जी को, मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी जनरेट होती है, और उस केमिकल एनर्जी को फिर हम लोग इन्वर्टर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम लोग अपने घरों का बिजली, पंखा, बत्ती, जो भी लाइट कटने के बाद है आप चलाना चाहते हैं वो आप चलाते हैं। तो वो रिएक्शन खुद हो रही है, इसलिए हम ऐसे रिएक्शंस को बुलाते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, वहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड तो नहीं कर रहे हैं, वो रिएक्शन खुद अपने आप हो रहा है लाइट चले जाने के बाद। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ, अच्छा हाँ, मैं एक बात आपको और बता दूं कि ऐसे रिएक्शंस, सच रिएक्शंस occurs in cell named as electrochemical cell। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहाँ पर रिएक्शन अपने आप होते हैं, स्पॉन्टेनियस तरीके से होते हैं, और हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी जनरेट करें और उस एनर्जी को हम वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें। ऐसे रिएक्शंस जिस सेल के अंदर होते हैं उन्हें क्या बुलाया जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये तो मैं भी आपको इंट्रो बता रहा हूँ, इसी पे डिस्कशन शुरू होगा हमारा, एकदम डिटेल में बातें होंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, आप आराम से बस चीज़ों को समझें। ये आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। दूसरे तरीके का भी काम होता है, जैसे कि यहाँ हमने केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, वैसे ही हम
अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ये थोड़ा इको फ्रेंडली होता है वगैरह वगैरह, आप एनसीईआरटी पढ़ते चलिएगा, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी मालूम हो जाएंगी। इको फ्रेंडली होता है, लो बजट होता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ये सारी चीज़ें आप पढ़े वहाँ पे, उसका कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। दूसरे टाइप का जो सेल है, चलिए उसके बारे में बातें करते हैं हम लोग। ये तो आप समझ गए कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें। दूसरे टाइप का जो सेल है, जहाँ पर वर्क डन अपने आप, जहाँ पर सेल अपने आप नहीं काम करेगा, आपको पहले इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी जिससे कि केमिकल रिएक्शन होगा, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू केमिकल रिएक्शन होगा। इसका मेटलर्जिकल प्रोसेस है, मेटलर्जिकल यूजेस हैं इसके, जैसे कि तो प्रोड्यूस मेटल बनाने के लिए, सोडियम मेटल जैसे हम बना लें, कॉपर मेटल हमें बनाना हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें बनाना हो, क्लोरीन गैस हमें बनानी हो, हाइड्रोजन गैस हमें बनाना हो, मतलब मेटलर्जिकल प्रोसेस में इस तरह के सेल का यूटिलाइज किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, और उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये चीज़ें बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पॉन्टेनियसली हो रहा था, अपने आप केमिकल रिएक्शन हो रहा था, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। बट यहाँ वाला रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा है, यहाँ हमें पहले इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा और उसी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू केमिकल रिएक्शन होगा। तो ऐसे सेल्स को यहाँ हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखा, यहाँ हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। और ये प्रोसेस जिस अपैरेटस के अंदर होता है या जो प्रोसेस के अंदर होता है वो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस चैप्टर में हमें इन दोनों के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है, काफ़ी सारा डिटेल है, मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहाँ स्पॉन्टेनियस तरीके से काम होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू केमिकल रिएक्शन कराएंगे, और वो केमिकल रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ये मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज़ होगा, मेटल्स बनाने में, और हाँ, मेटल्स को रिफाइन करने में भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ किया जाता है। उस प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस है। आगे चलें, आप इसको नोट कर लें, नोट्स बनाते चलें खुद से। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जूनियर क्लासेस में आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर जानते थे, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लिया, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, और इसके अंदर हमने एक रॉड डाल दिया जिंक का। अब जब आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, जब आप कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर घोलते हो, तो ये अपना एक इलेक्ट्रोलाइट है, और इस इलेक्ट्रोलाइट को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कॉपर प्लस आयन जो है, कॉपर प्लस 2 आयन इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट की टेंडेंसी है कि वाटर में डिसॉल्व होने पर वो आयंस में टूट जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग उसे बुलाते हैं जो पूरा डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए, और वीक उसे बुलाते हैं जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है। एक सेकेंड। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट आप समझ गए, ये तो बेसिक चीज़ें क्लास 11 की फिर मैंने आपको बता दिया। तो जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक के रॉड को डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है ये थोड़ा सा देखिए शुरुआत में ब्लूइश नज़र आता है, लेकिन कुछ देर के बाद आपको जिंक के रॉड पर थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर डिपॉजिट होता हुआ नज़र आएगा जिंक के रॉड पर। जिंक के रॉड पर जो रेडिश ब्राउन कलर नज़र आ रहा है, ये और कोई नहीं, ये कॉपर है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दिया, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। जिन्हें ये भी ना पता हो वो आज से जान लें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं रिडक्शन। तो जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और कॉपर सल्फेट में प्रेजेंट कॉपर आयन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और वो क्या बना लिया? कॉपर। इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? रिडक्शन, जिसको कि हम लोग कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये जो रेडिश ब्राउन कलर इस पे डिपॉजिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में कॉपर है। और कॉपर आयंस को इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिले? जिंक ने रिलीज किया। जिंक ने रिलीज किया इलेक्ट्रॉन और कॉपर आयन ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया और वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जो लेस रिएक्टिव होगा वो इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेगा, वो गेन करेगा। ठीक इसके अपोजिट अगर आप ऐसा करते कि आप एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते और उसमें आप कॉपर का रॉड डाल देते, किसका? कॉपर का रॉड, और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते, ऑब्जर्व ये किया गया कि कलर में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब है किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस करने को तैयार नहीं था, बिकॉज कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से। तो अगर जब तक कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा तब तक कोई गेन कहाँ से करेगा? इसका मतलब पहले ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन। ये बात भी आप थोड़ा याद रखें, ऐसे याद रख सकते हैं। तो कॉपर जब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा तो जिंक आयन, जो कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ जब कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, इट मीन टू से क्या कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये बात बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया कि यहाँ पर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया, इसलिए जिंक आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। बट यहाँ पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और उससे कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिला, कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन मिला। अब इस रिएक्शन में यह पता चल गया है कि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसा कर देते कि आप एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लेते AgNO3 और इसके अंदर अगर आप कॉपर का अगर रॉड डाल देते, इसके अंदर अगर कॉपर का आप रॉड डाल देते, तो यहाँ कॉपर को इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ जाता। और देखा गया कि कॉपर के रॉड पर सिल्वर कलर डिपॉजिट हो रहा है। कौन सा कलर? सिल्वर कलर डिपॉजिट हो रहा है। इट मीन टू से व्हाट? कि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और सिल्वर आयन वो इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में कन्वर्ट हो गया? सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि अब इस बार कॉपर लड़ाई हार गया सिल्वर के सामने, चांदी लड़ाई जीत गया कॉपर के सामने। ऐसे भी आप सब जानते हैं कि चांदी जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में, है ना। चांदी और गोल्ड का अगर आप पता चला मैंने ये अंगूठी पहनी, 10 दिन बाद ये रिएक्शन करके हवा मुड़ गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? ये सब तो नोबल मेटल्स है, इनर्ट मेटल्स हैं। तो सिल्वर भी लेस रिएक्टिव है, बिल्कुल गोल्ड की तरह, लगभग थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर कंपैरेटिव टू गोल्ड, या दोनों ही लेस रिएक्टिव है कहा जाए। कॉपर को इस बार इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ा क्योंकि उससे लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ हमने उसको अरेंज कर दिया सॉल्यूशन के अंदर। किसका सॉल्यूशन है? AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का। तो यहाँ जिंक लड़ाई जीता था, सॉरी कॉपर लड़ाई जीता था क्योंकि जिंक को इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ा, कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिल गया। और यहाँ कॉपर हार गया क्योंकि कॉपर से भी लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन है। तो पूरा मिला के ये बात समझ में आता है कुल मिला के कि जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, कॉपर उससे कम और सिल्वर सबसे कम। पूरा कहानी अगर आपको याद नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ याद रखें कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो लेस रिएक्टिव होगा उसका रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नुकसान होना। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेनिफिट होना। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? आगे चलें, ठीक। तो यहाँ से ये समझ, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जिंक के साथ जब मैंने आपको बताया कॉपर आयन आया तो इससे जिंक आयन बना और साथ में कॉपर मेटल बना, लेकिन साथ में हीट रिलीज हो रही थी क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही थी। लेकिन हमें चाहिए थी इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर कुछ अलग करना पड़ेगा और वो अलग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें जानने को मिलेगा। हमारा जो अगला टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है। अभी आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जहां स्पॉन्टेनियस
रिएक्शंस होंगे, अपने आप रिएक्शंस होंगे। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अपने आप रिएक्शन क्यों होगा। जो मोर रिएक्टिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जो लेस रिएक्टिव होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन काफ़ी कुछ इसके अलावा भी है, इतना ही नहीं है। बट यहाँ से आप जान लें कि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है एंड वी वांट इलेक्ट्रिसिटी, एंड फॉर दैट वी हैव टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसके लिए हमें इन दोनों मतलब जिंक और कॉपर को अलग अलग कंटेनर्स के अंदर अरेंज करना पड़ेगा, अलग अलग अरेंज करना पड़ेगा, और तब जा कर के हीट के जगह पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और यही टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। तो आई होप कि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा अगला टॉपिक है, तो आप इसे नोट कर लें। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, बहुत जल्द वो भी अपलोड होगा। आई होप कि साथ में ही अपलोड कर दूंगा मैं उसको भी। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वीडियो देखें और फिर बताएंगे कि आपको कितना पसंद आया वो। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक क्लियर हो गया, और अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द। थैंक यू।